आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। देखिए बेटा पेज नंबर 63 पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 63 सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। और आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, व्याकरण का पाठ पढ़ने के बाद हमने लेखन कला में एक पाठ पढ़ा, राइटिंग में पढ़ा। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन एम हेमल के पास हम सबके लिए नई कॉपीज थी, हम सबको नई कॉपियां दी थी। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रेंस एलसेक, फ्रेंस एलसेक। ऐसी कॉपियां थी, ऐसी कॉपीज थी जिन पर सब पर गोले में, गोलाकार आकृति में एक सर्कल बनाकर उस सर्कल के ऊपर एलसेक लॉरेन, एलसेक लॉरेन, सॉरी फ्रेंस एलसेक, फ्रेंस एलसेक लिखा हुआ था। हम सबको वो नई कॉपियां दी थी। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. वह जो कॉपियां थी, वह जो कॉपियां थी वह जो कॉपियां थी वह कॉपियां हमारी क्लास में जो डेस्क थी, उस डेस्क के कोने के ऊपर जो एक रोड लगी हुई थी, उस रोड के ऊपर टंगी हुई थी, उस रोड के ऊपर टंगी हुई थी। और कैसी दिखाई दे रही थी वह? फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल। ऐसे लग रहा था जैसे कि मानो स्कूल में हर जगह कोई झंडे लहरा रहे हो। हर जगह क्या लहरा रहे हो? झंडे लहरा रहे हो। अक्सी जाएंगी को करना। देखिए बेटा लेखक क्या कहता है, लेखक ये कहता है कि उस दिन क्या हुआ, ग्रामर का पाठ पढ़ने के बाद हमें लेखन कला में एक पाठ पढ़ाया गया। और जब लेखन कला में एक पाठ पढ़ाया गया तो हमारी जो डेस्क थी, मतलब जो टेबल थी हमारी, उस हर टेबल के कोने पर एक रोड लगी हुई थी। उस रोड के ऊपर कॉपियां टंगी हुई थी, कॉपियां रखी हुई थी। वह सारी की सारी टेबल्स पर लगी हुई कॉपियां ऐसे लग रही थी जैसे कि मानो कोई झंडे लहरा रहे हैं। उन कॉपीज, वो सभी की सभी नई कॉपीज थी हमारे लिए। और उन कॉपीज पर क्या लिखा हुआ था? उन कॉपीज पर लिखा हुआ था फ्रेंस एलसेक, फ्रेंस एलसेक, गोलाकार। You ought to have seen how everyone set to work. लेखक कहता है कि तुम देख सकते हो, तुम देख सकते थे हर कोई किस प्रकार से अपने काम में लगा हुआ था, हर कोई किस प्रकार से अपने काम में लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितना शांत वातावरण था, वातावरण कितना शांत था। अब देखिए बेटा यहां से एक क्वेश्चन पुटअप होगा और वह क्वेश्चन वही बच्चे कर पाएंगे ढंग से जो मेरे को अच्छी तरीके से सुन रहे हैं। क्वेश्चन ये है, हाउ कैन यू से दैट द एटमॉस्फेयर इनसाइड द क्लास वाज कंप्लीटली साइलेंट और क्वाइट। कि जो कक्षा थी या कक्षा का जो वातावरण था वो पूर्ण रूप से शांत था। आप ये बात कैसे कह सकते हैं? हाउ कैन यू से, आप कैसे कह सकते हैं? तो आप कैसे कह सकते हैं, जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल होना चाहिए। और एग्जाम्पल देखिए, द ओनली साउंड वॉज द स्क्रीचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। यानी सिर्फ और सिर्फ आवाज आ रही थी किस चीज की? कॉपी पर कलम की घिसने की आवाज आ रही थी। आप देखिए कई बार जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में जब आप लिखते हैं तो कॉपी पर पेन के चलने की आवाज सुनाई देती है। क्यों? बिकॉज द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट साइलेंट, क्योंकि वातावरण पूर्ण रूप से शांत होता है। आज भी लेखक वही बात कहता है कि अपन जस्टिफाई कर सकते हैं दैट डे द क्लासरूम वाज कंप्लीटली साइलेंट और क्वाइट।
because the scratching of paper on the copy could be heard clearly. क्योंकि कॉपी पर पेन के चलने की आवाज को आराम से सुना जा सकता था एंड इट वाज पॉसिबल ओनली व्हेन द एटमॉस्फेयर वाज साइलेंट। और ऐसा कब संभव हो सकता है? जब वातावरण शांत होता है। सो वी कैन से दैट द एटमॉस्फेयर वाज क्वाइट साइलेंट। Once some beetles flew in, एक वाकया ऐसा भी हुआ कि जब हम पढ़ रहे थे उसी समय कुछ भौरे उड़कर कक्षा के अंदर आ गए। तो जब कुछ भौरे कक्षा के अंदर आ गए, nobody paid attention to them, किसी ने भी उन भौरों को नहीं देखा। यानी कि भौरे कक्षा में मंडरा रहे हैं, कक्षा में उड़ रहे हैं, लेकिन किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया। क्यों? बिकॉज एवरीबडी वॉज अटेंटिव टू हिज और हर वर्क, क्योंकि हर कोई अपने काम में लग्न था, अपने काम में मस्त था। जब व्यक्ति अपने कार्य के अंदर खो जाता है, जब व्यक्ति अपने कार्य में व्यस्त हो जाता है, तो फिर अदर थिंग्स के ऊपर ध्यान जाता ही नहीं है। तो हर व्यक्ति अपने काम में इस प्रकार से तल्लीन था, इस प्रकार से लग्न था, इस प्रकार से मस्त था कि भौरे क्लास के अंदर आए तो किसी का ध्यान उनके ऊपर नहीं गया। नोट इवन द लिटलेस्ट वंस, यहां तक कि सबसे ज्यादा छोटे बच्चे, केजी फर्स्ट सेकंड के जो बच्चे होते हैं, उनका ध्यान भी उन भौरों तक नहीं गया। उन्होंने भी उनको नहीं देखा। एडमिट करना, उन्होंने भी उनको नहीं देखा। Who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French too. देखिए कितनी बड़ी बात कही है लेखक ने। वो छोटे छोटे बच्चे जो कॉपी पर मच्छी पकड़ने का कांटा बना रहे थे, और करना बेटा, जो कॉपी पर कांटा बनाने की ड्राइंग कर रहे थे, जो कॉपी पर मच्छी पकड़ने का कांटा बनाने का फिश हुक जो होता है उसकी ड्राइंग कर रहे थे, उनका ध्यान भी उन भौरों तक नहीं गया। और वो जो ड्राइंग करने वाले बच्चे थे वो भी इतने तल्लीनता के साथ, इतनी मग्नता के साथ ड्राइंग कर रहे थे जैसे कि मानो वो ड्राइंग भी फ्रेंच लैंग्वेज में कर रहे हैं। जैसे कि मानो वो कौन सी लैंग्वेज में ड्राइंग कर रहे हो? फ्रेंच लैंग्वेज में ड्राइंग कर रहे हैं। ऑन द रूफ द पिजियंस कू वेरी लो, छत पर कबूतरों ने धीरे धीरे, छत पर कबूतरों ने धीरे धीरे कूकना शुरू किया। एडमिट करना, छत पर कबूतरों ने धीरे धीरे कूकना शुरू किया। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजियंस, अब क्या वो लोग इन कबूतरों से भी फ्रेंच भाषा में गाना गवाएंगे? अब क्या वो लोग इन कबूतरों को भी फोर्स करेंगे फ्रेंच भाषा में, सॉरी जर्मन भाषा में गाने के लिए? ये एक व्यंग्य है। लेखक कबूतरों के माध्यम से उनके ऊपर पर्शियंस जो व्यक्ति हैं या जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर, जो राज्य है उसके ऊपर एक प्रकार से व्यंग्य करता है कि हम लोगों को तो फोर्स कर दिया कि अब इसके ऊपर पर्सिया का अधिकार हो गया तो यहां सिर्फ जर्मन भाषा चलेगी, लेकिन ये कबूतर बैठे बैठे कूक रहे हैं, क्या इन कबूतरों को भी अब वो जर्मन भाषा में कूकने के लिए कहेंगे? Whenever I looked up from my writing, जब मैंने अपने लिखने वाले काम से फ्री होकर ऊपर की तरफ देखा, एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, तो एम हेमल अपनी कुर्सी में बिना किसी हलचल के बैठे हुए थे, बिना किसी गतिविधि के बैठे हुए थे। गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, वो लगातार टकटकी लगाकर एक के बाद दूसरी जो चीजें थी उन सबको निहार रहे थे। यानी वो कक्षा कक्ष, उस कक्षा कक्ष में पड़ी हुई बेंचेज,
उस कक्षा कक्ष में पड़ी हुई टेबल्स, उस कक्षा कक्ष में लगी हुई बाकी की चीजें, कक्षा कक्ष का माहौल, हर एक चीज जो वहां उस स्कूल में था, वो एक एक को घूर रहा था, बैठकर चुपचाप टकटकी लगाकर देख रहा था, बिना किसी हलचल के बैठा बैठा, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in the little school room. ऐसे टकटकी लगाकर देख रहा था, ऐसे लगातार देख रहा था, जैसे कि मानो हर किसी चीज को वो अपनी आंखों में भर लेना चाहता हो, जैसे कि मानो वह छोटा सा जो स्कूल था, उस छोटे से विद्यालय की हर किसी चीज को वो, हर किसी नजारे को वो अपने नजरों के अंदर बसा लेना चाहता हो। फैंसी, फॉर 40 years he had been there in the same place, और वाजिब भी था, 40 साल से वो व्यक्ति उस जगह था। और आप देखिए, जब आप 40 साल से किसी एक जगह रहते हैं, तो 40 साल से वहां रहने के कारण आपका उसके साथ अटैचमेंट भी है, और 40 साल साथ रहने के बाद, एक साथ रहने के बाद, जब कोई व्यक्ति सेपरेट होता है, कोई व्यक्ति अलग होता है, तो जाहिर सी बात है कि उस व्यक्ति का, वह जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का क्या है, उसके साथ कुछ न कुछ लगाव रहता है, तो दुख होता है। तो आज 40 साल बाद एमएमएल उस स्थान को छोड़ रहा था, 40 साल से अपनी सेवाएं वहां दे रहा था, तो वह हर चीज को बड़ी टकटकी लगाकर देख रहा था, बिना किसी हलचल के देख रहा था, हर चीज को अपने निगाहों में भर लेना चाहता था, क्योंकि 40 साल से उसका उसके साथ लगाव था। एडमिट करना बेटा। 40 साल से वह एक ही जगह था, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर की तरफ उसका बगीचा, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने उसकी कक्षा, यानी यहां जैसे सामने उसकी क्लास है, और उधर खिड़की के बराबर में उसका क्या है, बगीचा है। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, और 40 साल से सब कुछ वैसा का वैसा था, मतलब 40 साल से किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जस्ट लाइक दैट, सब कुछ वैसा का वैसा। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, सिर्फ जो कुर्सियां और टेबल थी वो थोड़ी सी घिसकर चिकनी हो गई थी। आपने देखा होगा, कोई अच्छी लकड़ी का फर्नीचर होता है, तो जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है, वैसे वैसे उसके ऊपर चमक आती जाती है, तो वो थोड़ी सी घिसकर स्मूथ हो गई थी। द वॉलन ट्री इन द गार्डन वर टॉलर, और वॉलन जो एक बेल थी, ये कहें पेड़ था बगीचे के अंदर, वह पहले छोटा था, 40 साल में बड़ा हो गया, तो वो थोड़ा बड़ा हो गया था। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और हॉप वाइन एक बेल थी, वह बेल जिस बेल को उसने खुद ने लगाया था, ट्विंड अबाउट द विंडो टू द रूफ, अब वो डबल हो गई थी, यानी पहले खिड़की तक थी, अब खिड़की से छत तक पहुंच गई थी। बस ये परिवर्तन हुआ था। एक क्वेश्चन अपन यहां से उठाते हैं, व्हाट चेंजेस कुड बी सीन ड्यूरिंग द 40 years of एम हेमल सर्विस इन द स्कूल। स्कूल में एम हेमल की 40 साल की सर्विस के दौरान क्या क्या परिवर्तन वहां हुए हैं? बाकी तो सब कुछ वैसा ही था, फर्नीचर थोड़ा सा घिसकर स्मूथ हो गया, वॉलेंट जो ट्री था वह बड़ा हो गया, हॉप वाइन जो एक प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि बेल थी, वह अब आकार में, साइज में डबल हो गई थी और छत तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल।
आज इन समस्त चीजों को छोड़ते समय उसको कितना कष्ट हो रहा था। आज इन सारी चीजों को छोड़ते हुए उसको कितना दुख हो रहा था। बेटा एडमिट करने, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल। इन सभी चीजों को छोड़ने से आज उसका दिल टूट रहा था। पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर्स मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स। बेचारा वो व्यक्ति वहां क्लास में बैठा हुआ है, हर चीज को देख रहा है, और ऊपर उसकी जो सिस्टर है उसकी हलचल सुनाई देती है, जो अपने ट्रंक्स अपने बक्सों में पैकिंग कर रही है, पैक कर रही है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन तो उनको देश छोड़ना था, वो देश में रह नहीं सकते थे, अगले दिन उनको जाना था, इसलिए वो पैकिंग कर रही थी। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन उस आदमी में अंत तक एक एक लेसन को सुनने का साहस था। मतलब जितना उसमें उसके पास टाइम था, उस अंतिम समय तक वह अपनी सर्विस में लगा रहा, एक एक चीज सुनने के लिए तैयार था। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। राइटिंग के बाद में हमने एक पार्ट इतिहास का पढ़ा। एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बेबी वो। इसके बाद में जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने बा बेबी वो यानी बारकड़ी का उच्चारण किया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होजर had put on his spectacles and holding his primer in his both hands। कक्षा कक्ष में पीछे जो बूढ़ा होजर था वह अपनी बाल पोथी को खोलकर अपने घुटनों पे रखे हुए था और अपना बड़ा सा चश्मा पहने हुए था। स्पेल द लेटर्स विद देम। और वह भी उन बच्चों के साथ उन अक्षरों को बोल रहा था। बा बे बी वो, जो बच्चे बोल रहे थे वैसे वो भी बोल रहा था। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग। आप देख सकते थे कि वो खुद भी चिल्ला रहा था। मतलब जैसे बच्चे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे वैसे वो भी बोल रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन। लेकिन बच्चों की जो वॉइस होती है वो थोड़ी अलग होती है, बारीक होती है। अब वो बूढ़ा था, उसकी जो वॉइस थी उसमें एक प्रकार से कंपन था। भावनाओं के कारण उसकी आवाज कांपती थी। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। और उसको सुनकर इतना फनी लगता था, इतना फनी लगता था कि हम सब कुछ जो लोग थे वो भी जोर से हंसना चाहते थे, जोर से चिल्लाना चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। ये फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ कितना अच्छी तरीके से मुझे याद है। यानी एक एक घटना जो वहां घटित हुई उस दिन, वो सब कुछ मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। ऑल एट वंस द ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। इसके बाद में क्या हुआ, एडमिट करना। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। इसके बाद क्या हुआ, जो चर्च की घड़ी थी उसमें 12 बजने का टंकारा लगा, 12 बजने की घंटी लगी। देन द एंजल्स। इसके बाद में प्रार्थना हुई। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर अवर विंडो। और उसी समय जब 12 बजे का टंकारा लगा, उस टंकारे के लगने के बाद हमारी जो खिड़की थी, खिड़की के दूसरी तरफ तो रास्ता था ही, उस रास्ते से पर्शियन सोल्जर्स को गुजरने की आवाज सुनाई दी।
यानी जब सैनिक चलते हैं तो आपको पता है उनकी बूटों की आवाज आती है चलने की। तो उनकी रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, सैन्य अभ्यास से लौटने की आवाज सुनाई दी। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़ा हो गया। वेरी पेल इन हिज चेयर, बहुत उदास अपनी कुर्सी से वो उठा। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, आज से पहले मैंने कभी देखा ही नहीं कि वो इतना लंबा व्यक्ति है, क्योंकि कभी नजरें उठाकर और देखने का साहस ही नहीं होता था। माई फ्रेंड्स ही सेड ही, उसने कहा मेरे दोस्तों। आई यानी आई वो कुछ बोलना चाहता था, बोल ही रहा था, वह कुछ बोल ही रहा था। बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन किसी कारण उसका गला अवरुद्ध हो गया। कहते हैं ना कई बार जब व्यक्ति बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है तो बोल नहीं पाता, रोने लग जाता है। तो वो कुछ कहना चाहता था लेकिन उसका गला चौक हो गया। ही कुड नॉट गो ऑन, उसने एक दो बार मैं तो कहा लेकिन इसके आगे नहीं बढ़ पाया। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, इसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा। टुक ए पीस ऑफ चॉक, चौक का एक टुकड़ा उठाया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, और अपनी संपूर्ण ताकत को जुटाते हुए, अपने पूरे साहस के साथ, जितने बड़े बड़े अक्षरों में वो लिख सकता था बोर्ड पर, उतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा। क्या लिखा? विवे ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। देखना ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डिड एम हेमल राइट ऑन द बोर्ड एट लास्ट, या ड्यूरिंग हिज लास्ट क्लास। अपनी लास्ट क्लास में उसने बोर्ड पे क्या लिखा? उसने बोर्ड पे लिखा विवेला फ्रांस, यानी कि फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड, इसके बाद में वो रुक गया। लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, दीवार के उसने अपना सर लगा लिया, यानी दीवार के सहारे अपने सर को लगाकर चुपचाप खड़ा रह गया। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और बिना एक शब्द बोले हुए उसने हाथ से इशारा करके हमें कहा, स्कूल इज डिसमिस्ड, यानी छुट्टी हो गई है, यू मे गो, तुम जा सकते हो। बोल कुछ नहीं पाया, सिर्फ हाथ से इशारा करते हुए उसने कहा। अब देखिए बेटा अबाउट द स्टोरी और देख लीजिए। द लास्ट लेसन नरेट्स एन इवेंट अबाउट द ईयर 1870। ये जो लास्ट लेसन है ये 1870 की एक घटना का वर्णन करती है। When Persian forces under Bismarck captured France, जब पर्सिया की सेना ने बिस्मार्क के नेतृत्व में फ्रांस पर आधिपत्य कर लिया था, फ्रांस पर अपना अधिकार कर लिया था। द न्यू पर्शियन रूल डिसकंटिन्यूड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल ऑफ द टू डिस्ट्रिक्ट एल्सेक एंड लॉरेन। और फ्रांस पर जैसे ही अतिक्रमण हुआ तो नए रूल के अनुसार दो जिले एल्सेक और लॉरेन, इन दोनों में जो नियमित रूप से फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाती थी उस फ्रेंच भाषा को बंद कर दिया गया नए आदेश से, जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए। द फ्रेंच टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव, फ्रेंच भाषा पढ़ाने वाले अध्यापकों को वहां से जाने के लिए बोल दिया गया था। नाउ एम हेमल कुड नो लॉन्गर स्टे इन हिज ओल्ड स्कूल, अब एम हेमल अपने पुराने स्कूल में और ज्यादा रुक नहीं सकता था। स्टिल ही गेव द लास्ट लेसन टू हिज स्टूडेंट्स विद अटमोस्ट सिंसियरिटी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपना अंतिम पाठ अपने विद्यार्थियों को पूरी सत्यनिष्ठा के साथ पढ़ाया, पूरी सत्यनिष्ठा के साथ पढ़ाया। अब बेटे इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप लिख लीजिए। व्हाट लेसन्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 1,
What lessons did Mr. M. Hamel teach his students that day? How can you say that? How can you say that everything was quite silent? The everything was quite silent in the classroom that day. What was Mr. M. Hamel doing motionless in the classroom, and why? What was his sister doing and why? What happened when the church clock struck 12? Struck 12. What did Mr. M. Hamel write
on the board that day and what touch it shows। और ये क्या दर्शाता है? तो देखिए बेटे क्या दर्शाता है। इट शोज हिज लव टू हिज कंट्री। वाई कुड मिस्टर एम हेमल नॉट स्पीक anymore at the last time of his last lesson। ये 7 क्वेश्चन है बेटा इसके, इनको आपको और करना है। चैप्टर को अपन ने बहुत ही स्लो धीरे धीरे और सारी चीजें क्लियर करते हुए पढ़ा है। अब आप लोग थोड़ा सा एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से क्लियर कर लेंगे और उसके बाद आगे का चैप्टर अपन देखेंगे। हाँ बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टेल मी हैव यू डन और नॉट। ठीक है, मोनिका ने लिख लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट। अच्छा बेटा तुम्हारे कुछ डाउट्स हो इस चैप्टर से संबंधित तो आप वो डिस्कस कीजिए। यू कैन आस्क मी एनी डाउट्स। यही है, आप इस चैप्टर से संबंधित कोई भी डाउट्स है वो पूछिए। रिकी शर्मा को कोई डाउट नहीं है, हर चीज क्लियर हो गई। मोनिका, मनीषा, विवेक, अजय, आप बाकी के लोग, प्रियंका, कमल, अंजलि चौधरी, आप पूछिए अपना कोई डाउट हो तो। विवेक वर्मा कह रहा है क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन आज वाला क्या बेटा? आज का 7th क्वेश्चन क्या? हाँ तो आज के 7th क्वेश्चन में तो क्या है, ये कह रहा है कि भाई उसने अंत समय में क्या लिखा बोर्ड पर और ये क्या दर्शाता है। एट लास्ट ही रोट ऑन द बोर्ड लिवेला फ्रेंच एंड इट शोज हिज लव टू हिज कंट्री। और ये उसका अपने देश के प्रति प्यार को दर्शाता है। ठीक है बेटा, या अपन ये भी कह सकते हैं इट शोज हिज लव टू फ्रेंच एंड फ्रेंच लैंग्वेज, यानी फ्रांस देश और फ्रेंच भाषा के प्रति उसके प्यार को दर्शाता है। विवेक समझ में आ गया? ठीक है बेटा, और किसी को कोई डाउट? और कोई डाउट नहीं है? ये प्रियंका तेरे को सब कुछ समझ में आ गया क्या? प्रियंका 12th बायो HM, प्रियंका तेरे को आ गया क्या समझ में सब कुछ? या डाउट पूछ लेगी तो पता चल जाएगा कि तेरे को समझ में नहीं आया।